जय देवभूमि जय उत्तराखंड। आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव और मैं सिमरन। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सूर्यकांत धस्माना जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर हम बात करेंगे पंचायत चुनाव की। हाल ही में पंचायत चुनाव हुए हैं। गांव की बुनियादी राजनीति से लेकर भविष्य की रणनीति तक इन चुनावों से जुड़े कई सवाल सामने आए हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप इन चुनावों को किस रूप में देखते हैं? देखिए, कोई भी चुनाव लोकतंत्र में सारे चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं। हम किसी चुनाव को छोटा और किसी चुनाव को बड़ा नहीं कह सकते। हमारे यहाँ जो 3 टियर सिस्टम है, उसमें 3 टियर सिस्टम में सबसे पहली सरकार, जिसको हम छोटी सरकार भी कहते हैं, ग्रामीण सरकार या नगरीय सरकार, लोकल बॉडीज जिनको कहते हैं, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर किसी भी आम नागरिक का कोई छोटे से छोटा काम होता है, राशन कार्ड बनना है, आधार कार्ड बनना है, आयुष्मान कार्ड बनना है, किसी की नाली टूटी हुई है, किसी का खड़ंजा टूटा हुआ है, किसी का पीने का पानी नहीं आ रहा है, कुआं खराब है, तालाब में पानी नहीं है, कोई भी समस्या छोटी से छोटी, तो सबसे पहले अगर कोई ढूंढता है तो अपने ग्राम प्रधान को ढूंढता है, आपने क्षेत्र पंचायत के सदस्य को ढूंढता है। अगर कोई बड़ा काम करवाना है जिसका जिला अधिकारी से वास्ता है तो जिला पंचायत के सदस्य को ढूंढता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सरकार जो है वो हमारी ये छोटी सरकार होती है, जिसको हम ग्रामीण सरकार भी कहते हैं, ग्राम प्रधान भी कहते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य या क्षेत्र पंचायत प्रमुख भी कहते हैं, जिला पंचायत सदस्य या जिला पंचायत अध्यक्ष भी कहते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फर्स्ट ईयर हमारा। फिर सेकेंड ईयर आ गया राज्य की सरकार, प्रदेश की सरकार, और उसके बाद केंद्र की सरकार। तो 3 टियर सिस्टम में तीनों का अपना अपना महत्व है। और मैं समझता हूँ किसी भी सरकार को, चाहे वो लोकल बॉडी की हो, चाहे वो राज्य की हो, चाहे केंद्र की हो, हम किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं कह सकते। इसलिए पंचायत चुनाव ग्रास रूट का चुनाव है और सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो हमारा ग्रास रूट का पहला जो चरण है लोकतंत्र का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहलू। जी, पंचायत चुनावों में कांग्रेस ने कई स्थानों पर जीत हासिल की है। क्या हम इसे 2027 की वापसी की शुरुआत मान सकते हैं? लेकिन निश्चित तौर पे एक बात तो है कि लंबे समय से चुनाव में हमको सफलता नहीं मिल रही थी। चाहे विधानसभा के चुनाव 2022 के हों, उसके बाद 2024 के लोकसभा के चुनाव हों, निकाय चुनाव में जरूर जो नगरीय चुनाव हुए थे, हम नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया। लेकिन जो बड़े नगर निगम थे वहाँ हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए। लेकिन अब इस चुनाव में जो पंचायत का चुनाव था, उस चुनाव में जिस प्रकार से वापसी हुई है, जिस प्रकार से राज्य की सरकार ने साम दाम दंड भेद येन केन प्रकार ने चुनाव को जीतने के लिए हर हथकंडे का उपयोग किया, चुनाव लेट करवाया, 2 बार टाला, प्रशासक नियुक्त किए, उसके बाद राज्यपाल के पास भेजा अध्यादेश कि आप इनका कार्यकाल बढ़ा दो, वहाँ से सरकार को लताड़ पड़ी। उसके बाद हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई। उसके बाद आरक्षण में बड़ा घपला हुआ। आरक्षण को लेकर के जो राज्य निर्वाचन आयोग था, उसकी जो भूमिका थी, उस पर जब सवाल उठे तो राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से भाजपा के एजेंट के रूप में काम किया। उसके बाद जब चुनाव की अधिसूचना हो गई, अधिसूचना में एक ऐसा पत्र राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया जिसको हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। उसके बाद पूरे राज्य में हंगामा हुआ, पूरे राज्य में शोर मचा। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार की भूमिका निभाई, उससे पूरे प्रदेश में एक मैसेज गया कि भाजपा किसी भी निचले स्तर तक चुनाव को जीतने के लिए गिर सकती है। हमारी एक जिला पंचायत की जो अधिकृत प्रत्याशी थी, टिहरी जिले में भुस्सी जिला पंचायत की वो अधिकृत प्रत्याशी सीता देवी, उनका नामांकन रद्द करवा दिया। उनके नामांकन रद्द के खिलाफ जब हम कचहरी गए तो सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिला, स्टे मिला, और आज मुझे खुशी है कि भुस्सी में जनता की अदालत से भी वो जीत गई, न्यायालय से भी जीती और जनता की अदालत से भी वो जीत गई। इस प्रकार के हथकंडे जो उन्होंने अपनाए, स्वयं जनता में एक संदेश गया
कि भाजपा किसी भी चुनाव को जीतने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। इसलिए जो इस समय पंचायत के नतीजे आए हैं, मैं जो आप कह रही हैं, निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अब देहरादून राजधानी है, राजधानी में देखिए हमारे 16 अधिकृत उम्मीदवारों में से 12 अधिकृत उम्मीदवार जीत गए और 4 कांग्रेस पृष्ठभूमि के कांग्रेसी जीत गए। मतलब 30 में से हम एक ज़्यादा, मतलब मेजॉरिटी से एक ज़्यादा, हम 31 सीट, जो 30 सीटें हैं उनमें से 16 सीटों पर हम चुनाव जीते हुए। इसी प्रकार से टिहरी में, इसी प्रकार से अल्मोड़ा में, इसी प्रकार से उधम सिंह नगर में, हम तमाम पूरे राज्य के हर जनपद में जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस रही है वो बहुत रिमार्केबल रही है। और निश्चित तौर पे इससे जनता में मैसेज है कि 27 में कांग्रेस वापसी करेगी। सर, आपके अनुसार भाजपा की सबसे बड़ी हार किस जिले में हुई है और इसके क्या कारण रहे? देखिए, भाजपा की हार तो पूरे प्रदेश में हुई और आप कल्पना कर सकते हैं कि भाजपा के दिग्गज प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, जो दोबारा अध्यक्ष बने हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उनके जिले में जिला अध्यक्ष चुनाव हार गए, वो अपना वार्ड नहीं जिता पाए। महेंद्र भट्ट जी के ही जिले में जिला पंचायत की निवर्तमान भाजपा की अध्यक्ष रजनी भंडारी, जो पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी जी की धर्मपत्नी है, वो अपना चुनाव हार गई जिला पंचायत का। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए जिन्होंने सीट छोड़ी थी चंपावत में, उनका परिवार का सदस्य चुनाव हार गया। सल्ट के विधायक जीना साहब, उनका बेटा चुनाव हार गया। सरिता आर्य, हमारी नैनीताल की भाजपा की विधायक सीनियर, उनका बेटा चुनाव हार गया। इसी प्रकार से दिलीप रावत, जो लैंसडाउन के विधायक हैं, उनकी धर्मपत्नी नीतू रावत, वो जैरी से चुनाव हार गई। कितने गिरवाऊं मैं, पूरी फहरिस्त है। भाजपा के बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के परिवार के लोग चुनाव हारे हैं। भाजपा के बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स, उनकी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा साफ हुई है। देहरादून के हमारे निवर्तमान जो भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं आदरणीय मधु जी, उनके चकराता विधानसभा में 11 में से 7 में कांग्रेस जीती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, आप कहेंगे कि एक जगह बताइए, पूरे राज्य में भाजपा को बहुत करारा तमाचा प्रदेश की जनता ने मारा है और राज्य के अंदर भाजपा के लिए खतरे की घंटी बज गई। क्या हरीश रावत जैसे वरिष्ठ नेता को हम 2027 में ये मान सकते हैं हम कि वही चेहरा रहेंगे या फिर आपके पास कोई नया चेहरा है? कांग्रेस के पास बहुत लंबी कतार है। हरीश रावत जी से हम बात शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि हरीश रावत जी हमारे पार्टी के सबसे वयोवृद्ध नेता, सबसे बुजुर्ग नेता, सबसे तजुर्बेकार नेता है। इसलिए उनको किसी कंट्रोवर्सी में हम नहीं डालना चाहते। पार्टी का कौन चीफ मिनिस्टर का चेहरा होगा, ये पार्टी तय करती है, ये पार्टी का नेशनल लीडरशिप तय करती है और उसके बाद विधानमंडल जो चुन के आता है वो तय करता है। इसलिए अभी से इन झगड़ों में पड़ना, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, पार्टी में बिल्कुल भी इस पर कोई विचार नहीं है। पार्टी में हरीश रावत जी की जो भूमिका है वो एक गार्जियन की भूमिका है, एक बुजुर्ग की भूमिका है, एक वरिष्ठ और तजुर्बेकार नेता की भूमिका है। इस समय राज्य में सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस अगर किसी के पास है तो हरीश रावत जी हैं। राज्यसभा में वो रहे, लोकसभा में वो रहे, विधानसभा में वो रहे, मुख्यमंत्री वो रहे, केंद्र के मंत्री वो रहे, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के वो रहे, CWC के मेंबर वो हैं। उससे ज़्यादा तजुर्बेकार कौन है? लेकिन हम उनको क्यों कंट्रोवर्सी में डालें कि साहब वो चीफ मिनिस्टर होंगे या नहीं होंगे? आज ये बात कहाँ से आई? ये बात मैं समझता हूँ करना कांग्रेस की भलाई के लिए अच्छा नहीं है। इस प्रकार की बातें वो लोग करते हैं जो कांग्रेस का भला नहीं चाहते। हरीश रावत जी हम सब के, कांग्रेस का इस राज्य का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का इस राज्य का एक एक जो नेता है, उन सब के बड़े हरीश रावत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। उम्मीद है दर्शकों को उनका जवाब मिल गया हो। आप देखते रहिए भारत न्यूज़ लाइव और मैं सिमरन, कैमरा पर्सन शिववर्धन के साथ। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।